गुड इवनिंग बच्चों। तो आज हम लोग ट्रांसफ़र ऑफ हीट लेक्चर नंबर 5 के साथ अपनी पढ़ाई करेंगे। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में आपको हीट के तीसरे मोड ऑफ ट्रांसफ़र जिसका नाम है रेडिएशन, इसके बारे में बताना शुरू किया था कि व्हाट इज़ रेडिएशन, और रेडिएशन के बारे में ढेर सारी चीज़ें हमने लिखी थी। लास्ट में हम लोग किरचॉफ लॉ तक पहुँचे थे और हमने यही कंक्लूजन निकाला था कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड इमीटर्स एंड बैड पुअर एब्जॉर्बर्स आर पुअर इमीटर्स। बोर्ड पे एक जगह वो दोनों में गुड लिखा गया था वाइट बॉडी में, तो आप उसको चेंज कर लेना, ठीक है ना। तो यार थोड़ा बहुत तो वो देख लेना आप, वो बोलने में शायद मैंने लिख दिया था गुड इमीटर्स वाइट बॉडी में, दैट इज पुअर। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। सवाल है कि रेडिएशन हो तो रहा है, लेकिन रेडिएशन किस मात्रा में हो रही है। ये हमने अभी तक जो भी सीखा वो सब क्वालिटेटिव सीखा। क्वालिटेटिव कहने का मतलब हमने ये सीखा कि कब ज़्यादा होगा कब कम होगा, लेकिन एग्जैक्ट मैथमेटिकल फॉर्म कितना होगा रेडिएशन, किसी बॉडी का टेम्परेचर T है तो उससे रेडिएशन कितना होगा, इसका एग्जैक्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो ब्लैक बॉडी के लिए स्टीफन और बोल्जमान ने किया था। किसने किया था बच्चों? स्टीफन एंड बोल्जमैन ने। स्टीफन ने इसको एक्सपेरिमेंटली किया था और बोल्जमैन ने इसको मैथमेटिकली डिराइव किया था। हालांकि दोनों सेम कंक्लूजन पे मिले थे, तो हम लोग लॉ का नाम तो स्टीफन के नाम पे रखते हैं स्टीफेंस लॉ, लेकिन जो यहाँ पे कांस्टेंट यूज करते हैं सिग्मा, उसको कुछ लोग स्टीफन कांस्टेंट भी बोलते हैं, लेकिन उसका पूरा नाम हम लोग लिखेंगे स्टीफन बोल्जमैन कांस्टेंट। ओके, तो बच्चों आज रेडिएशन में हम लोग पढ़ेंगे स्टीफेंस लॉ। कोई पूछेगा स्टीफेंस लॉ क्यों पढ़ रहे हैं, तो आप जवाब देना कि रेडिएशन में एग्जैक्ट हम लोग ये पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई बॉडी एग्जैक्टली कितना रेडिएट कर रही है, और वो खासकर स्टीफन ने ब्लैक बॉडी के लिए सिर्फ दिया था। लेकिन फिर तुम्हारा यहाँ पे डाउट होगा कि सर बॉडी तो और भी ढेर सारे हैं, तो सिर्फ ब्लैक बॉडी के लिए क्यों काम करेंगे। तो बच्चों हम लोग स्टीफन को ही मॉडिफाई कर लेंगे और उसका एक जनरल इक्वेशन भी बना लेंगे, ओके, जो सबके लिए वैलिड होगा, ब्लैक बॉडी के लिए भी और किसी भी बॉडी के लिए। लेकिन फिलहाल पहले हम लोग उस ओरिजिनल लॉ को लिखते हैं जो स्टीफन ने किसके लिए दिया था बच्चों? ब्लैक बॉडी के लिए। तो स्टीफेंस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आज हम लोग पढ़ रहे हैं स्टीफेंस लॉ, जो स्टीफन ने किसके लिए दिया था बच्चों? ब्लैक बॉडी के लिए। तो अब देखो इस लॉ का जो एक्सपेरिमेंटल वर्जन उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था इसके साथ, और उन्होंने एक फॉर्मूला निकाला, वो फॉर्मूला मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, हम लोग को उसी से काम है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों? फॉर्मूला है U इक्वल्स टू, ठीक है, U इक्वल्स टू सिग्मा A T का पावर 4। अब इन सभी का परिचय मैं करवा दूं। पहली बात कि ये जो इक्वेशन बोर्ड पे मैंने लिखा है, दिस इज वैलिड फॉर ब्लैक बॉडी ओनली। ओके, सिर्फ किसके लिए वैलिड है बच्चों? ब्लैक बॉडी, और उसके लिए भी रेडिएशन के लिए। रेडिएशन बोल लो या ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख सकते हैं? इमिशन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? इमिशन। तो स्टीफन ने क्या बोला, और यू क्या है? तो यू है रेट ऑफ हीट इमिटेड, रेट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम। ये है आपका रेट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम। कौन? यू, है ना। यू क्या है बच्चों? रेट ऑफ हीट इमिटेड पर यूनिट टाइम। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें फॉर्मूला के फॉर्म में तो लिख सकते हैं dQ बाई dt। dQ बाई dt समझ रहे हो ना? dQ हो गया अमाउंट ऑफ हीट और dt हो गया वहां से निकलने में लगने वाला समय। dQ अमाउंट ऑफ हीट, dt। तो ये जो dQ है अमाउंट ऑफ हीट इमिटेड इन dt टाइम। ओके,
तो ये U इसका काम कर रहा है। तो एक चीज तो और समझ लो, U का जो यूनिट होगा वो जूल पर सेकेंड होगा, यानी ये वॉट का यानी पावर का काम कर रहा है, क्योंकि ऊपर में एनर्जी, नीचे में टाइम। ठीक है बच्चों, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो U इक्वल्स टू सिग्मा A T का पावर 4। परिचय लो हर एक चीज का। देखो ये सिग्मा वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बच्चों, ये सिग्मा जो है ये एक कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट है, और ये एक ऐसा वैसा कांस्टेंट नहीं है, ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्सल कांस्टेंट, यूनिवर्सल कांस्टेंट का मतलब समझते हो, मतलब कि इस कांस्टेंट की वैल्यू यूनिवर्स के किसी भी कंडीशन में, चाहे कोई भी मीडियम हो, कुछ भी हो, सब जगह सिग्मा की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। जैसे कि कूलम्स कांस्टेंट के है, दैट इज नॉट यूनिवर्सल कांस्टेंट, क्योंकि बच्चों तुम के बारे में जानते हो कि वो आपका अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग होता है, डिपेंड करता है कि मीडियम कौन सा, वाटर है, एयर है, क्या है, नहीं है, इस पे कूलम्स कांस्टेंट के डिपेंड करता है। ऐसे ही एक ग्रेविटेशन में होता है आपका कांस्टेंट, दैट इज जी, कैपिटल जी, है ना, न्यूटन लॉ में जो होता है ग्रेविटेशन, वो भी यूनिवर्सल होता है। तो यूनिवर्सल कांस्टेंट वर्ड कहीं लिखा हुआ मिले, इसका मतलब है उस कांस्टेंट की वैल्यू पूरे यूनिवर्स में सारे जगह क्या होगी, सेम। तो सिग्मा आपका क्या हो गया, एक यूनिवर्सल कांस्टेंट जिसका नाम जो है, जिसका नाम है स्टीफेंस कांस्टेंट। स्टीफेंस या नहीं बल्कि पूरा नाम अगर करोगे तो स्टीफेंस बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्या नाम हो गया बच्चों, स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। और सिग्मा की वैल्यू कितनी होती है, तो सिग्मा की वैल्यू होती है दोस्तों 5.67 इंटू 10 का पावर -8। 5.67 इंटू 10 का पावर -8 याद रखना। और इसका यूनिट बनाते हैं तो देखो ये वाट हो गया, और इधर से ये एरिया चला गया, तो देखो वाट एरिया नीचे में, पर मीटर स्क्वायर, टेम्परेचर नीचे में, पर केल्विन का पावर 4। दिस इज वैल्यू ऑफ सिग्मा, है ना बच्चों। तो ये हो गया स्टीफेंस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सिग्मा के बाद बाकी चीजों को तो तुम पहचान रहे हो। ए जो है आपका सरफेस एरिया हो गया, क्या हो गया बच्चों, सरफेस एरिया। ए इज द सरफेस एरिया। एंड व्हाट इज टी, टी इज द टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इन केल्विन, याद रखना, इन केल्विन। टेम्परेचर जो बॉडी का यहां पे स्टीफन के लॉ में लोगे तुम, एब्सोल्यूट स्केल पे लोगे। एब्सोल्यूट स्केल का मतलब समझते हो ना, टेम्परेचर ऑन केल्विन का मतलब हो गया एब्सोल्यूट स्केल पे आपने टेम्परेचर को लिया है। ओके चलो, तो ये आप देख सकते हो कि इस तरीके से मतलब कि स्टीफन ने ब्लैक बॉडी को इमिट करने के लिए ये फॉर्मूला दिया। सवाल ये है कि इसको अब मॉडिफाई करते हैं ताकि ये सारे बॉडी के लिए यूज हो जाए। तो देखो स्टीफेंस लॉ, तो हम लोग लिखेंगे स्टीफेंस लॉ फॉर अदर बॉडी, अदर बॉडी, स्टीफेंस लॉ फॉर अदर बॉडी। अदर बॉडी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो बच्चों अदर बॉडी के लिए फॉर्मूला में थोड़ा एक मॉडिफिकेशन आएगा, और मॉडिफिकेशन क्या आएगा सो देखो, U इक्वल्स टू E सिग्मा A T का पावर 4। अब तुम चौंक गए कि ये E क्या है, बाकी सब चीजें तो समझ में आ ही रही है, ये सिग्मा है, ये एरिया है, ये टेम्परेचर है, लेकिन ये E एक्स्ट्रा आ गया किसी और बॉडी के लिए। तो ये E जो है बच्चों, ये है इमिसिविटी, इमिसिविटी। अब ये इमिसिविटी क्या है, अब इसको हम लोग जरा समझ लें। तो पहले आप इसको लिखो, फिर मैं बताऊंगा कि अदर बॉडी के केस में ये जो E आया है, ये E इमिसिविटी है क्या। जल्दी से इसे लिख लो। अब दोस्तों हम लोग यहां पे देखते हैं कि ये इमिसिविटी है क्या। तो देखो हमने पिछले क्लास में किरचॉफ लॉ सीखा था, फ्रॉम किरचॉफ्स लॉ, ठीक है, किरचॉफ्स लॉ। तो हमने क्या देखा था बच्चों
इमिसिव पावर है ना, इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर, किसी भी बॉडी का इमिसिव पावर अपॉन एब्जॉर्प्टिव पावर, यानी ई बॉडी अपॉन ए बॉडी इज इक्वल टू ई ब्लैक बॉडी। ये देखा था हमने, ठीक है। अब मान लो अगर दो बॉडी है, ठीक है ना, तो दोनों बॉडी का एरिया सेम, टेम्परेचर सेम है ना, एरिया सेम, टेम्परेचर सेम, ब्लैक बॉडी का भी और उस बॉडी का भी। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सो देखो, इसके लिए अगर स्टीफेंस लॉ से लिखे तो अभी हमने किसी भी बॉडी के लिए फॉर्मूला क्या लिखा, ई इमिसिविटी, ए किसी भी बॉडी के लिए ए एरिया हो गया बच्चों, फिर सिग्मा इंटू टी का पावर 4, और नीचे में उस बॉडी का एब्जॉर्प्टिव पावर मान लो ए है ना, ए बॉडी ए। ब्लैक बॉडी के लिए अगर स्टीफेंस लॉ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चों, सीधा सिग्मा ए टी का पावर 4, और ब्लैक बॉडी के नीचे आपका कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है एब्जॉर्प्टिव पावर। तो ऑटोमेटिकली देखो यहां से ए सिग्मा टी टी कैंसिल हो गया, सब कैंसिल हो गया, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, A। तो बच्चों आज से एक बात समझ लो, किसी बॉडी की जो इमिसिविटी होती है वो उसका एब्जॉर्प्टिव पावर के इक्वल, मतलब इमिसिविटी है ना, ध्यान से कंफ्यूज मत होना, ढेर सारे टर्म्स हैं इसलिए। तो इमिसिविटी और ये आपका A हो गया एब्जॉर्प्टिव पावर, तो ये दोनों चीज क्या हो गया, सेम। अगर ब्लैक बॉडी के लिए बात करें हम लोग, ब्लैक बॉडी के लिए तो A और E दोनों का वैल्यू क्या हो गया, सेम। परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी की बात करें, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग बॉडी, तो उसके लिए A और E दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो आज से आप एक बात समझ लो कि इमिसिविटी इज नथिंग बट इट इज एब्जॉर्प्टिव पावर। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम लोग को ब्लैक बॉडी, ये जो नया टर्म आया इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर, ये कोई एक नया टर्म नहीं आया, ये दोनों सेम है। आप इमिसिविटी या ए का मतलब सेम समझना, ये दोनों डायमेंशनलेस है, बस क्वेश्चन में एब्जॉर्प्टिव पावर दिया हुआ रहे या ये दिया हुआ रहे, बात क्या है, सेम। ओके चलो, तो ये था आपका स्टीफन और दूसरे बॉडी के लिए मॉडिफाइड स्टीफन। अब एक काम करते हैं, फिर एक और फॉर्मूला अपने को लिखना होगा। अब जैसे देखो कि स्टीफन ने तो ये बता दिया कि इमिशन किस रेट से तुम कर रहे हो, लेकिन तुम एक चीज और समझते हो कि जब कोई बॉडी रेडिएट कर रहा होता है, एट द सेम टाइम वो दूसरे के रेडिएशन को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है जो उसके ऊपर फॉल हो रहा होता है ना। तो उसके लिए भी हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला अब लिखेंगे, है ना, कि वी नो दैट, हम लोग जानते हैं बच्चों, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि ए बॉडी विल emit along with process of absorption, ठीक है ना। तो हम लोग जानते हैं बॉडी इमिट करता है प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन के साथ साथ। तो अब अपने को ये चाहिए कि कोई बॉडी सराउंडिंग के हीट को किस रेट से एब्जॉर्ब करता है। तो दोस्तों आप सोचो, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन UA जो अपना है, ये मान लो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो जो रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ द बॉडी। ये बात पहले ही मैंने बता रखी है कि इमिशन के लिए अगर एरिया पे डिपेंड करता है तो एब्जॉर्प्शन भी एरिया पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन इमिशन में टेम्परेचर बॉडी का होता है और तुम एब्जॉर्ब क्या करोगे, ये तुम्हारे बॉडी पे नहीं, बल्कि तुम एब्जॉर्प्शन किसका करोगे, जो सराउंडिंग में जो बॉडीज हैं उनके इमिटेड एनर्जी को तुम एब्जॉर्ब करोगे। तो किस रेट से एब्जॉर्ब करोगे, इसमें
तुम्हारा टेम्परेचर नहीं लिया जाएगा, बल्कि किसका टेम्परेचर लेंगे? सराउंडिंग का। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं कि UA इज प्रोपोर्शनल टू TS टू द पावर 4। TS समझ रहे हो ना? TS मतलब टेम्परेचर ऑफ बॉडी, जो कि आपका सराउंडिंग का है ना, आपका नहीं है। तो कुल मिला के इन सबको अगर मिला दें हम लोग, तो ब्लैक बॉडी के लिए तो ये फॉर्मूला हो गया, ब्लैक बॉडी के लिए फॉर्मूला ये हो गया आपका। सो देखो UA रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इक्वल्स टू सिग्मा, वही सिग्मा जो कि हमने इमिशन के वक्त लिखा था, एरिया वही ले लेंगे, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर क्या लेंगे? TS। TS मतलब बच्चों सराउंडिंग का टेम्परेचर। ये हो गया रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, किसके लिए? ब्लैक बॉडी के लिए, ब्लैक बॉडी के लिए। और कोई और बॉडी हो लाइक एनी बॉडी, तो उस केस में रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो होगा वो यहां पे हम लोग लिख देंगे A। जैसे वहां पे इमिशन में हमने E लिखा था, है ना, इमिशन में हमने किसी और बॉडी के लिए E जिसका नाम है इमिसिविटी, तो इमिसिविटी की जगह हमने यहां लिख दिया है, चूंकि एब्जॉर्प्शन है इसलिए हमने लिख दिया एब्जॉर्प्टिव पावर A इंटू सिग्मा इंटू कैपिटल A सरफेस एरिया इंटू TS का पावर 4। तुम चाहो तो A के जगह E भी लिख दोगे, क्योंकि ये मैंने तुमको प्रूव कर दिया है कि किसी बॉडी की इमिसिविटी और एब्जॉर्प्टिव पावर क्या होती है? सेम होती है। तो UA इक्वल्स टू E सिग्मा A और TS का पावर 4। तो दिस इज रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो तुमको रेट ऑफ इमिशन भी पता चल गया किसी बॉडी का, और रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी पता चल गया। और साथ ही साथ आप देख सकते हो कि ब्लैक बॉडी का भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये किसी भी बॉडी के लिए वैलिड है, बस आपको E या A की वैल्यू वहां पे पुट कर देनी है, ठीक है। चलो अब इन दोनों से देखो हम लोग एक नया फॉर्मूला बनाएंगे, आप जल्दी से पहले लिख लो। तो दोस्तों अब यहां पे हम लोग देखते हैं कि जो एक बॉडी है हमारा, वो इमिट भी कर रहा है, तो उसका नाम हम लोग UE रख देते हैं, और इमिट करने के साथ साथ वो एब्जॉर्ब भी कर रहा है, उसका नाम UA रख देते हैं। तो सोचो कि तुम इमिशन और एब्जॉर्प्शन अगर ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली कर रहे हो, तो नेट हीट आखिर तुम्हारा कितना लॉस हुआ। अगर मान लो तुम्हारा टेम्परेचर ज़्यादा है, तो मान लो ये बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर TS है, तो इफ T ग्रेटर देन TS, ऐसा हम लोग मान लेते हैं जनरली। जो हालांकि तीनों प्रोबेबिलिटी होती है, ये मैंने आपको पहले ही समझा रखा है, लेकिन नॉर्मली जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बच्चे, वो ज़्यादातर क्वेश्चन इस आधार पे आते हैं कि आपका बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हाई होता है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, यानी कूलिंग पे क्वेश्चन आता है। कूलिंग समझ रहे हो ना, कि कोई हॉट चीज़ को रूम में रखो और वो धीरे धीरे रेडिएशन से ठंडी हो जाए, तो वही वाला कंडीशन पे क्वेश्चन आता है, तो हम लोग उसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो मतलब कि बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है ना, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा? इन दिस केस आपका हीट लॉस होगा, हीट लॉस। तो हीट लॉस अगर होगा तो रेट ऑफ हीट लॉस, तो रेट ऑफ हीट लॉस अगर मेरे को निकालना है, तो रेट ऑफ हीट लॉस निकालना है, तो कैसे निकलेगा? तो सीधी सी बात है, आप इमिशन भी कर रहे हो और एब्जॉर्ब भी कर रहे हो, तो इमिशन में से एब्जॉर्प्शन को माइनस कर लेंगे। मान लो अगर तुम 10 जूल पर सेकेंड फेंक रहे हो और 4 जूल पर सेकेंड कैच कर रहे हो, तो आखिर आप कितना फेंक रहे हो? तो 10 आपने फेंका, 4 आपने कैच किया, 10 फेंका 4 कैच किया, तो 10 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 जूल पर सेकेंड आएगा। तो रेट ऑफ हीट लॉस अगर निकालना होगा बच्चों हमें, तो हमें लिखना पड़ेगा रेट ऑफ इमिशन, रेट ऑफ इमिशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन, है ना। तो रेट ऑफ इमिशन में से रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन को क्या कर लो? सब्ट्रैक्ट कर लोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा? रेट ऑफ हीट लॉस। तो बहुत सिंपल है दोस्त, यहां पे रेट ऑफ हीट लॉस, तो यानी रेट ऑफ हीट लॉस को dQ/dt बोल दो,
ठीक है ना, नेट हीट लॉस। नेट क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, नेट हीट लॉस। तो dQ/dt जो है नेट रेट ऑफ हीट लॉस है, एंड दैट इज इक्वल टू रेट ऑफ इमिशन माइनस रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो ये हो गया UE माइनस UA। UE की जगह क्या लिखोगे बच्चों, इमिसिविटी E सिग्मा एरिया टेम्परेचर का पावर 4। याद रखेंगे टेम्परेचर जो है बॉडी का लेंगे जब इमिशन की बात चल रही है, माइनस, अब यहां चाहो तो एब्जॉर्प्शन के समय ए भी लिख सकते हो, ई भी लिख सकते हो। मैंने पहले ही बोल दिया है ई और ए का वैल्यू क्या होता है, सेम न्यूमेरिकली। तो आप ऐसा करो ई ही लिख दो, या ए लिखना तो ए लिख दो, सिग्मा वही लेंगे, एरिया वही लेंगे, बस टेम्परेचर सराउंडिंग का लेंगे। तो दोस्तों देखो, दिस इज dQ/dt इक्वल्स टू, अब इसमें कॉमन निकाल लो, ई सिग्मा ए और t का पावर 4 माइनस TS का पावर 4। तो बच्चों ये रेट ऑफ हीट लॉस निकल के आ गया। तो किसी भी बॉडी का जो रेट ऑफ हीट लॉस होगा वो होगा ई सिग्मा ए टी का पावर 4 माइनस TS का पावर 4। ये सब एब्सोल्यूट स्केल पे टेम्परेचर लोगे तो बच्चों कोई भी बॉडी जो रूम में रखी हुई होती है उससे इतना अमाउंट का हीट पर यूनिट टाइम लॉस हो रहा होता है। ये हालांकि हमने थ्योरेटिकली पिछले क्लास में भी देखा था, लेकिन आज इसको हम लोग फॉर्मूला में पुट कर दिए। क्लियर? तो रेट ऑफ हीट लॉस का फॉर्मूला समझ में आ गया तुम्हें, लेकिन ये याद रखेंगे टेम्परेचर का जो डिफरेंस यहाँ सेल्सियस पे नहीं, पावर 4 है भाई। 4 पावर में क्या है कि डिफरेंस भी अलग अलग हो जाएगा, आप करके देख लो। तो आपको एब्सोल्युटली टेम्परेचर को किस में रखना है, केल्विन में रखना है। याद रखेंगे इस चीज को, समझ गए ना। चलो अब एक फॉर्मूला यहां से और बन सकता है। अगर हीट लॉस होगा तो क्या होगा, तो हीट लॉस होगा तो बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा। तुम जानते हो हीट लॉस होने से क्या होगा बच्चों, बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा। तो बॉडी का टेम्परेचर फॉल करेगा तो कूल होगा बॉडी। तो एक काम और करते हैं, यहां से एक और टर्म बना सकते हैं हम लोग, दैट इज रेट ऑफ कूलिंग, है ना। क्या टर्म बनाएंगे, रेट ऑफ कूलिंग। तो देखो रेट ऑफ कूलिंग कैसे लिखेंगे, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, रेट ऑफ कूलिंग। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब ये हुआ बच्चों कि पर यूनिट टाइम कितना टेम्परेचर उसका डाउन हो रहा है ना। रेट ऑफ कूलिंग का मतलब हो गया पर यूनिट टाइम कितना टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो मान लेते हैं कि dt टाइम में dq हीट निकलने से dt टेम्परेचर डिक्रीज किया। ध्यान से सुनना, dt टाइम, dt ये छोटा t है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ कूलिंग कैसे, सपोज in dt time due to dq amount of heat loss minus dt temperature will decrease। अब तुम कहोगे दोस्त कि सर यहां माइनस क्यों लगा दिए। देखो बाकी ये तो टाइम है, तो टाइम तो d का मतलब होता है चेंज, और चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ये तो इंटरवल है, इंटरवल तो पॉजिटिव होता है, फाइनल टाइम बड़ा होता है, इनिशियल छोटा। यहां माइनस इसलिए लगा दिया मैंने क्योंकि टेम्परेचर फॉल हो रहा है। तो टेम्परेचर अगर फॉल हो रहा है बच्चे, और d का मतलब होता है चेंज, तो ये याद करो कंडक्शन में भी ऐसा आया था। तो dt का मतलब ये हो गया चेंज इन टेम्परेचर, फाइनल माइनस इनिशियल, और कूल हो रहा है तो फाइनल कम होगा, इनिशियल ज्यादा होगा। तो जो डिफरेंस है वो नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। आ रही है बात समझ में। तो दैट्स वाई हमने यहां क्या पुट कर दिया है, नेगेटिव। ये माइनस जो है इसको अल्टीमेटली क्या कर रहा है, पॉजिटिव कर रहा है। कहोगे कैसे, इसके अंदर छुपा हुआ माइनस एक है। अगर वो समझ में नहीं आता तो उसको छोड़ो, तुम सीधा ये समझो कि टेम्परेचर फॉल हो रहा है टेम्परेचर, तो और उसका चेंज है तो चेंज नेगेटिव आएगा। दैट्स वाई हमने यहाँ नेगेटिव लिख दिया है। लेकिन सच्चाई ये है कि ये नेगेटिव इसके अंदर उस छुपे हुए माइनस को प्लस कर रहा है। क्यों प्लस करना जरूरी है, क्यों करना जरूरी है, तो जब हमने लिख ही दिया है कि टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इन सपोज इन dt टाइम ड्यू टू dq अमाउंट ऑफ हीट लॉस, dt यहां छूट गया, dt टेम्परेचर विल डिक्रीज।
जब हमने एक्सेप्ट कर ही लिया है कि डिक्रीज है तो फिर तो ये पॉजिटिव में होना चाहिए ना। इस बात को मैं फिर एक बार समझाता हूं। मान लो कि तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर 40 डिग्री है, अब वो घट के 38 हो गया, तो तुम्हारा टेम्परेचर 2 डिग्री से घट गया। कितने से घट गया? 2 बोलोगे या -2 से घट गया? तो तुम जब बोल ही रहे हो कि घट गया, डिक्रीज हो गया, तब मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। तब ना कहोगे कि सर 40 से 38, 40 to 38, तो 2 डिग्री से घटा, तो 2 बोलोगे कि -2 बोलोगे? 2 बोलोगे। और जबकि चेंज देखेंगे तो 38 - 40, तो वो -2 आएगा, तो उस -2 को माइनस करेंगे तब ना 2 बोल सकोगे। तो अब समझ में आया क्यों ये माइनस लगा हुआ है? क्लियर है? चलो, तो मान लो कि यहां पे हमने लिख दिया सपोज इन dt टाइम ड्यू टू dq अमाउंट ऑफ हीट लॉस माइनस dt टेम्परेचर विल डिक्रीज। ठीक है, तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गया? तो रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गया बच्चों? ठंड कि किस रेट से वो ठंडा हो रहा है। तो किस रेट से ठंडा हो रहा है? तो -dt टेम्परेचर घटा कितने देर में? dt टाइम में। तो -dt/dt का जो रेशियो है ये क्या कहलाएगा? रेट ऑफ कूलिंग। और dq/dt का रेशियो क्या कहलाएगा? रेट ऑफ हीट लॉस, रेट ऑफ नेट हीट लॉस। समझ गए ना? तो दोनों में अंतर है। रेट ऑफ नेट हीट लॉस हो गया dq/dt और रेट ऑफ कूलिंग क्या हो गया? -dt/dt। अब इस जैसे इसका फॉर्मूला तो आपको मिल गया, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये माइनस का मतलब समझ में आ गया ना आपको? ये माइनस दरअसल अंदर वाले माइनस को प्लस कर रहा है। जल्दी से इसे लिख लो, फिर मैं इसका फॉर्मूला बता रहा हूं। तो यहां पे दोस्तों अब देखो कि हमारा dq/dt जो कैलकुलेट होके आया, वो क्या कैलकुलेट होके आया? तो वो आया E सिग्मा a और t का पावर 4 माइनस ts का पावर 4। ये रेट ऑफ हीट लॉस निकल के आया। और जो रेट ऑफ कूलिंग निकल के आई हमारी वो -dt/dt। अब इसका फॉर्मूला अपने को नहीं पता चल पा रहा है, तो देखो इसका फॉर्मूला हम लोग निकाल देते हैं। अब ये जगह अभी खाली रखना है, बाद में इसको हम लोग फिल कर लेंगे। देखो, फ्रॉम कैलोरीमेट्री तो दोस्तों हम लोग कैलोरीमेट्री से जानते हैं, हम लोग यहाँ पे कैलोरीमेट्री से जानते हैं, फ्रॉम कैलोरीमेट्री क्या जानते हैं हम लोग कैलोरीमेट्री से? तो कैलोरीमेट्री से हम लोग जानते हैं कि Q = ms डेल्टा T। ठीक है, अब अगर ये लॉस है तो यहाँ माइनस करेंगे बाद में। अब एक काम करें कि ये तो बड़े अमाउंट के लिए, छोटे अमाउंट के लिए तो dq = ms - dt। ये माइनस dt हमने क्यों लिख लिया? क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि दिस इज आवर लॉस। अब जब तुमने बोल दिया कि लॉस ऑफ हीट है, लॉस ऑफ हीट इन dt टाइम, तो जब तुमने एक्सेप्ट कर लिया है लॉस है, तब तो ये पूरा पॉजिटिव आना चाहिए। तो m और s तो पॉजिटिव होगा ही, ये मास है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। अब dt चेंज होता है, तो ये चेंज यहाँ पे, क्योंकि अगर ये लॉस है तो टेम्परेचर गिर रहा होगा, तो गिर रहा होगा तो फाइनल छोटा इनिशियल बड़ा, तो ऑटोमेटिकली अंदर से माइनस आएगा। तो उस माइनस को प्लस करने के लिए माइनस हमने लगाया, ताकि हमें जो लॉस दिखे, लॉस जब हमने बोल दिया है शब्दों में, तो अब ये पॉजिटिव आना चाहिए। अगर हम लोग लॉस नहीं बोलते, मान लो लॉस नहीं बोलते, सीधा लिख देते dq, तो और तब यहां माइनस नहीं पुट करते, तब अपने आप या तो ये प्लस आता तो बोलते गेन, अब माइनस आता तो बोलते लॉस। लेकिन जब तुमने लॉस यहां लिख दिया है, तब हमारा कर्तव्य है कि हम यहां पे माइनस लगा दें, ताकि अब ये पॉजिटिव में ही आए, क्योंकि हमने पहले ही एक्सेप्ट कर लिया कि दिस इज लॉस। तो अब मान लो कि लॉस ऑफ हीट -4 जूल थोड़ी होगा। जब तुम बोल रहे हो लॉस हुआ, तो कितने का लॉस हुआ? तो 6 जूल का लॉस हुआ। तो फिर से -6 तो नहीं बोलेंगे, दैट्स वाई। ठीक है, तो ये dq जो है लॉस ऑफ हीट इन कितना टाइम है? dt टाइम में। तो इस फॉर्मूला में दोनों तरफ टाइम से डिवाइड कर दो, तो dq/dt = ms × -dt/dt। कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को, RHS और LHS को सेम चीज से डिवाइड तो कर ही सकते हैं दोस्तों।
अब ये देखो dq/dt के जगह ये आप पूरा पुट कर सकते हो यहाँ पे, तो पूरा पुट कर दोगे तो आप देखो क्या निकल के, ये क्वेश्चन मार्क है, तो पूरा पुट कर दिए तो ये आ गया E सिग्मा A t का पावर 4 माइनस TS का पावर 4, और ये हो गया m इंटू एस और माइनस dt/dt। ओके, अब m इंटू एस को उधर भेज दो, तो हमारा कहना है कि माइनस dt/dt इक्वल टू E सिग्मा A बाई m इंटू एस t का पावर 4 माइनस TS का पावर 4। तो ये बच्चों देखो रेट ऑफ कूलिंग आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है रेट ऑफ कूलिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है उसका फॉर्मूला क्या निकल के आया बच्चों, E जानते हो इमिसिविटी, सिग्मा स्टीफेंस कांस्टेंट, A एरिया ऑफ द बॉडी, M मास ऑफ द बॉडी, S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, T टेम्परेचर ऑफ बॉडी, TS टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि दिस इज द रेट ऑफ कूलिंग। ओके, चलो जल्दी से लिख लो। तो कुल मिला के दोस्तों ये दो फॉर्मूला हम लोग के सामने आया, एक रेट ऑफ हीट लॉस का dq/dt और एक रेट ऑफ कूलिंग का। अब इसके ऊपर हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे। अभी रेट ऑफ हीट लॉस क्या आया, E सिग्मा t का पावर 4 माइनस TS का पावर 4, दिमाग में रखना इन दोनों को। और रेट ऑफ कूलिंग क्या आया बच्चों, इसमें सिर्फ क्या करना है अपने को, m इंटू एस से डिवाइड कर देना है, और तो कुछ करना नहीं है। तो ये दोनों आप दिमाग में रखेंगे सही से। चलो अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, पहला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। थ्री बॉडीज डिस्क, ठीक है, सॉलिड स्फेयर and hollow sphere having same mass, सबका क्या क्या सेम है, सेम मास, टेम्परेचर भी सेम है एंड सेम substance placed in a room, एक रूम में रख दिए। देखो थ्री बॉडीज डिस्क, सॉलिड स्फेयर, हॉलो स्फेयर हैविंग सेम मास, टेम्परेचर एंड सेम सब्सटेंस प्लेस्ड इन ए रूम, ठीक है। they have identical surface फिनिशिंग, और सबकी जो सरफेस फिनिशिंग है वो भी सेम है। देन कंपेयर, तो आपको कंपेयर करना है। देन कंपेयर देयर initial rate of heat loss and rate of cooling। कंपेयर करने का मतलब यह है बच्चों कि कौन सबसे तेजी से ठंडा होगा, कौन सबसे स्लो होगा, मतलब आप उसको एक ऑर्डर में अरेंज करो। तो एक बार खुद से सोच के देखो, फिर मैं आपको बताता हूं। सॉल्व कर लिया आपने, चलो देखो इसका आंसर देखो बच्चों। तो इसका आंसर देखते हैं। पहली बात, सभी का मास सेम है। तो एक डिस्क है, डिस्क समझते हो, एकदम पतली, जैसे रोटी तुम्हारी या फिर कोई थाली हो गया, वो क्या हो गया, डिस्क। सॉलिड स्फेयर मतलब पूरा ऐसा स्फेयर जिसके अंदर पूरा मास हो, और हॉलो का मतलब है पूरा अंदर से खाली हो। तो
तो देखो तीनों का मास क्या है बच्चों, सेम। तो अगर तीनों का मास सेम होगा तो तुम इस बात को अच्छे से समझ रहे हो कि जो आपका डिस्क है और ये आपका सॉलिड स्फीयर है और ये आपका हो जाएगा हॉलो स्फीयर। तो आप खुद सोचो, सेम मास को अगर रोटी के तरह पतला बेल के लंबा चौड़ा कर दिया जाए तो उसका सरफेस एरिया देखो, या फिर स्फीयर में एक सॉलिड बनाओ और एक खोखला बनाओ लेकिन मास तीनों में सेम हो, तो एक बात तुमको समझ में आ रही है कि सबसे बड़ा सरफेस एरिया किसका होगा। तो सीधी सी बात है, एरिया ऑफ डिस्क जो होगा, डिस्क का एरिया सबसे ज्यादा होगा। सबसे कम एरिया किसका होगा, तो एरिया ऑफ एसएस का मतलब सॉलिड स्फीयर। और इससे ज्यादा एरिया किसका होगा बच्चों, हॉलो स्फीयर का, एचएस। तो इसका मतलब ये हो गया। अच्छा, बाकी सब कुछ सेम है, बाकी देखो बॉडी का टेम्परेचर, मास, नेचर सब सेम है, एक ही चीज फर्क है, वो है एरिया। तो इन दोनों इक्वेशन में देखो एरिया, तो कहने का मतलब है मेरा ये कि ए डिस्क इज ग्रेटर देन ए एच एस इज ग्रेटर देन ए एस एस। एस एस का मतलब सॉलिड स्फीयर। तो जो एरिया का आपका ऑर्डर है उसी ऑर्डर में ये रेट ऑफ हीट लॉस भी हो जाएगा और उसी ऑर्डर में बच्चों रेट ऑफ कूलिंग भी हो जाएगी। यानी कूलिंग सबसे फास्ट किसकी होगी, डिस्क की। तो अगर हम बात करें, दोनों को एक साथ ही लिख देते हैं, डी क्यू बाई डी टी ऑब्लिक माइनस डी टी बाई डी टी। ये रेट ऑफ हीट लॉस, ये रेट ऑफ कूलिंग, दोनों का जो ऑर्डर होगा, डिस्क फास्टेस्ट, उसके बाद हॉलो स्फीयर और सबसे स्लो रेट से हो रहा होगा सॉलिड स्फीयर। तो ये इनिशियल मतलब प्रारंभिक शुरुआत की बात की जा रही है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये आप ऑर्डर याद रखेंगे, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, तो लिख लें इसे। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो, ए हॉलो स्फीयर, ठीक है, हॉलो स्फीयर समझते हो, हॉलो स्फीयर एंड सॉलिड स्फीयर हैव सेम रेडियस, टेम्परेचर, सरफेस टेक्सचर मतलब सरफेस की बनावट, मतलब दोनों ब्लैक बॉडी है या वाइट बॉडी है, दोनों जो भी है सेम है, सेम रेडियस, सेम टेम्परेचर, सेम सरफेस टेक्सचर, आर प्लेस्ड इन ए रूम। ठीक है, सब कुछ सेम है दोनों का, दोनों को एक रूम में रखा गया, रेडियस सेम है भाई। देन कंपेयर देयर इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग एंड हीट लॉस। तो इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग और हीट लॉस दोनों का क्या करना है, कंपेयर करना है। तो जल्दी से इसको करो, सॉल्व करो। कर लिया आपने, चलो देखो। पहली बात, इस बार मास वगैरह सेम की बात नहीं की गई है, सिर्फ रेडियस सेम दिया हुआ है। तो देखो ये हो गया आपका सॉलिड स्फीयर, ठीक, और ये हो गया हॉलो स्फीयर। तो ये सॉलिड स्फीयर है और ये हॉलो स्फीयर है, दोनों का रेडियस जो है बच्चों सेम है। तो एक बात समझ लो कि दोनों का सरफेस एरिया सेम हो गया, लेकिन अब दोनों का मास जो है वो सेम होगा या अलग होगा। तो तुम खुद सोचो, यहां मास की जो भी मात्रा है वो सिर्फ सरफेस के ऊपर में, और ये मास यहां पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ऑटोमेटिकली हम बोल सकते हैं कि m सॉलिड जो होगा वो m हॉलो से तो ज़्यादा होगा भाई। सॉलिड का मास ज़्यादा होगा किससे, हॉलो से। चलो कोई बात नहीं, ये बात तो खैर मास को लेके हो गया। अब तुमको पता है बच्चों
कि रेट ऑफ हीट लॉस जो है, हीट लॉस, ये होता है ई ए सिग्मा टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4। तो दोनों का टेक्सचर सेम, मतलब सरफेस का नेचर सेम, तो ई सेम, दोनों का एरिया भी सेम, क्योंकि रेडियस दोनों का क्या है, सेम बच्चों। दोनों का आपका सिग्मा तो सबके लिए सेम होता है और टेम्परेचर भी सेम। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस विल बी सेम फॉर बोथ बॉडीज, दोनों बॉडीज के लिए इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस जो होगा वो क्या होगा बच्चों, सेम। इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस दोनों बॉडीज के लिए क्या होगा बच्चों, सेम होगा, ठीक है। लेकिन अगर बात करोगे किसकी, रेट ऑफ कूलिंग की, फॉर रेट ऑफ कूलिंग, तो रेट ऑफ कूलिंग में तुम जानते हो फॉर्मूला, देखो याद करो बच्चों, माइनस डी टी अपॉन डी टी इक्वल टू ई ए सिग्मा टी का पावर 4 माइनस टी एस का पावर 4 अपॉन एम एस। तो तुम देख रहे हो ना, मास यहां डिनोमिनेटर में, तो जिसका मास ज्यादा होगा उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या होगा, स्लो। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ कूलिंग जो होगा वो एस एस का यानी सॉलिड स्फेयर का स्मॉलर होगा, और रेट ऑफ कूलिंग किसका ज्यादा होगा बच्चों, हॉलो स्फेयर का। क्या ये बात समझ में आ रही है तुम्हें? फिर से सुनो, रेट ऑफ हीट लॉस दोनों के लिए सेम हुआ, क्योंकि रेट ऑफ हीट लॉस जो है आपका वो डिपेंड करता है ई ए सिग्मा, एरिया, सरफेस एरिया दोनों का सेम है, क्योंकि रेडियस दोनों का सेम दिया हुआ है, तो इसलिए रेट ऑफ हीट लॉस इनिशियली दोनों का सेम होगा। लेकिन जब रेट ऑफ कूलिंग वाला फॉर्मूला हम देखते हैं तो उसमें ये मास वाला फैक्टर भी है। अब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो दोनों का सेम होगा, क्योंकि मटेरियल में बोल रहा हूं दोनों का सेम है, लेकिन मास तो अलग अलग है ना दोनों का, तुम वो पहले ही हमने लिख लिया है। तो जिसका मास ज्यादा डिनोमिनेटर में ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली इसका कम होगा, तो रेट ऑफ कूलिंग सॉलिड स्फीयर का कम होगा, हॉलो स्फीयर का ज्यादा होगा। यानी हॉलो स्फीयर थोड़ा जल्दी जल्दी आपका क्या होगा, आपका कूल डाउन होगा। अब ये बार बार यहां पे इनिशियल वर्ड लिखा गया है, तो इनिशियल वर्ड इसलिए लिखा गया, हम इनिशियल दोनों का टेम्परेचर क्या ले रहे थे, सेम। लेकिन तुम खुद सोचो कुछ देर के बाद क्या होगा, कुछ देर के बाद, अब जैसा कि तुमने देखा कि रेट ऑफ कूलिंग हॉलो का ज्यादा है, तो हॉलो का टेम्परेचर बहुत तेजी से घटेगा एज कंपेयर टू दिस। तो कुछ देर के बाद इनिशियली भले ही दोनों का टेम्परेचर सेम हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसका टेम्परेचर इसके अपेक्षा ज्यादा घट जाएगा। तो कुछ देर के बाद अगर हम रेट ऑफ हीट लॉस भी देखेंगे तो वो भी दोनों का डिफर कर जाएगा। क्यों डिफर करेगा बच्चों? क्योंकि इनिशियली तो चूंकि टेम्परेचर सेम है दोनों का, इसलिए यहां इनिशियल वर्ड मैंने क्वेश्चन में लिख दिया है। लेकिन अगर आफ्टर सम टाइम कोई पूछे मेरे से, तो आफ्टर सम टाइम जो रेट ऑफ हीट लॉस है, क्या बच्चों, रेट ऑफ हीट लॉस वो दोनों का डिफर कर जाएगा। हीट लॉस भी डिफर करेगा क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट होगा, और वो ज्यादा किसके लिए होगा, सॉलिड स्फीयर के लिए। वो मैं लिखवा देता हूं, पहले आप इसको राइट डाउन कर लो। तो इसमें हम लोग दोस्तों लिख सकते हैं इस बात को, आफ्टर सम टाइम इन प्रीवियस प्रॉब्लम द रेट ऑफ हीट लॉस will not be same because the temperature of hollow sphere will be smaller than the solid sphere. So heat loss
will be greater for solid sphere after some time। ठीक, लेकिन अब तुम ये तो ठीक है, रेट ऑफ हीट लॉस के बारे में तुम लोग कंफर्म बोल सकते हैं कि सॉलिड स्फीयर का ज्यादा होगा, लेकिन जब बात आएगी रेट ऑफ कूलिंग कुछ देर के बाद की तो वो बहुत कंफ्यूजिंग होगा, उसमें एग्जैक्ट फिर हमको डाटा चाहिए होगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर हीट लॉस ज़्यादा कर रहा तो नीचे में उसका मास भी ज़्यादा है, तो वो एग्जैक्ट कंपैरिजन करने के लिए बच्चों हमको सबकी वैल्यू सही सही चाहिए होगी, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। ओके, लेकिन अगर रेट ऑफ हीट लॉस के बारे में पूछेगा तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन और करते हैं आज, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये जेई में पूछा हुआ भी है एडवांस में। देखो बच्चों क्या क्वेश्चन है, टू स्फेयर्स। अब जब भी स्फेयर्स लिखा हुआ हो तो समझ जाने का, मैंने पहले ही बोला है कि सिर्फ स्फेयर का मतलब सॉलिड होता है। टू स्फेयर्स, तो मैं इसे लिख दे रहा हूं लेकिन आगे से ध्यान रखना, स्फेयर्स ऑफ सेम मटेरियल सेम मटेरियल, टेम्परेचर, सरफेस टेक्सचर, सब कुछ सेम, टेक्सचर इज प्लेस्ड इन ए रूम। ठीक है, एक रूम में रख दिया गया है। क्या क्या सेम है बच्चों? मटेरियल सेम, टेम्परेचर सेम, सरफेस टेक्सचर सेम। ठीक है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ ए में इनिशियल हीट लॉस, सॉरी रेट ऑफ हीट लॉस, इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस। बी में इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग, और ये कब आंसर करना है? इफ देयर रेडियाई आर R1 एंड R2। बच्चों रेडियस दोनों का अलग दे दिया है, क्वेश्चन समझो, ये कैलकुलेट करना है आपको। तो टू स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सेम मटेरियल, सेम टेम्परेचर, सेम सरफेस टेक्सचर, इज प्लेस्ड इन ए रूम, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ इनिशियल रेट ऑफ हीट लॉस, इनिशियल रेट ऑफ कूलिंग। तो आपको दोनों का रेडियस R1 R2 दिया हुआ है, तो उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो जल्दी से लिखो और सॉल्व करके बताओ। R1 और R2 के टर्म में आपको उसका रेशियो कैलकुलेट करना है। तो दोस्तों देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपने कर लिया होगा सॉल्व। इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2। ठीक, दोनों की डेंसिटी तो सेम होगी क्योंकि मटेरियल सेम है। इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r 1 क्यूब, और मास हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई r1 क्यूब इंटू रो। अब इसी का मजा है यहाँ पे। और इसका मास हो जाएगा बच्चों 4/3 पाई r2 का क्यूब इंटू रो। क्लियर? चलो अब एक काम करते हैं, पहले हीट लॉस की बात करते हैं। तो डी क्यू बाई डी टी, स्फेयर 1 का अपॉन डी क्यू बाई डी टी स्फेयर 2 का। तो क्या लिखोगे दोस्तों? तो ई सिग्मा, ई सरफेस टेक्सचर के लिए होता है, सरफेस की बनावट, तो वो दोनों की सेम है। एरिया की जगह लिखोगे 4 पाई r1 स्क्वायर, और टेम्परेचर T का पावर 4 और TS का पावर 4 डिवाइडेड बाई ई सिग्मा, और इसका एरिया हो गया 4 पाई r2 का स्क्वायर, है ना। सरफेस का एरिया 4 पाई r2 स्क्वायर होता है, T का पावर 4, TS का पावर 4। अब देखो ई सिग्मा कैंसिल, ये पूरा कैंसिल, 4 पाई कैंसिल,
तो अल्टीमेटली दोनों का जो हीट लॉस का जो रेशियो आया dQ/dt, ये जो रेशियो आया, ऊपर में क्या रह गया R1 का स्क्वायर और नीचे क्या रह गया R2 का स्क्वायर। तो रेट ऑफ हीट लॉस जो हुआ बच्चों, उसका रेशियो हो गया R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। क्लियर। अब रेट ऑफ कूलिंग में देखो मजा आएगा। रेट ऑफ कूलिंग में क्या होगा, तो ये तो रेडियस का स्क्वायर का प्रोपोर्शनल हो गया। कूलिंग में क्या करेंगे बच्चों, कूलिंग में dt1 अपॉन dt2 है ना, ऐसे ही लिखेंगे ना, -dt/dt1 अपॉन माइनस, ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। तो फॉर्मूला में ऊपर में इस पे लिखेंगे ई सिग्मा 4 पाई R1 का स्क्वायर एरिया के लिए t का पावर 4 माइनस ts का पावर 4, और यहाँ पे लिखेंगे मास इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो मटेरियल सेम है तो S सेम होगा, लेकिन मास के जगह फिर इतना सारा कुछ लिखना पड़ेगा। तो ये सारा कुछ लिखना पड़ेगा 4/3 पाई R1 क्यूब इंटू रो। देख के घबराना मत, सब कुछ कट जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। फिर ये हो जाएगा ई सिग्मा 4 पाई R2 का स्क्वायर t का पावर 4 माइनस ts का पावर 4 डिवाइडेड बाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी S 4/3 पाई R2 का क्यूब इंटू रो। अब तुम खुद सोचो कि यहाँ क्या बचेगा यार, बहुत चीज कटने वाला, सब कट ही जाएगा, सब कैंसिल कर दो। अब काटेंगे तो अच्छा देखने में लगेगा नहीं। तो ऊपर में R1 स्क्वायर से RQ, यहां बचेगा 1/R1 और यहां बचेगा 1/R2। तो अल्टीमेटली आपको देखो, मैं साइड में लिख दे रहा हूं, यहां पे क्या बच क्या रहा है, तो -dt/dt1, और तुम्हें रिजल्ट थोड़ा ताज्जुब करने वाला लगेगा। देखो तुम, ऊपर में बचेगा 1/R1, नीचे बचेगा 1/R2, और ये हो जाएगा रिवर्स, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा R2/R1। सोचो, हीट लॉस जो है वो R1/R2 का रेशियो है, और कूलिंग जो है वो क्या है बच्चों, R2/R1, जस्ट रिवर्स है। आ रही है बात समझ में? तो ये ध्यान रखेंगे। तो वहां पे खैर यही पूछा था अपने को, लेकिन हम लोग ये भी देखेंगे। तो आप देखो यहाँ पे हीट लॉस का रेशियो और रेट ऑफ कूलिंग का रेशियो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। अगला क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2 और लॉ इसमें आएगा, एक न्यूटन्स कूलिंग लॉ, एक विंस लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों, कोई ढंग से इसका कॉन्सेप्ट नहीं देता है, तो आप इसको अच्छे से देखिए। और एग्जामिनेशन का लेकिन ये ट्रेंड है, ये क्वेश्चन पूछता ही है, तो आप जल्दी से लिख लीजिए और फिर रिवाइज करते रहिएगा।